अतिथि प्रोफेसर नामवर सिंह जी पधार चुके हैं। अब कुछ ही देर में होने वाला है। मेरी गुजारिश है कि सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे साथ शायर कवि फैज अहमद फैज की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन के इस शानदार शायर को संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का शायर माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह वर्ष फैज अहमद फैज की जन्मशती के रूप में मनाया जा रहा है और एक उसी प्रकार के जश्न को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं खान साहब से निवेदन करता हूँ कि फैज की लोकप्रियता का आधार आम जनता के प्रति जो उनका लगाव था, उस लगाव ने फैज को इतना लोकप्रिय बना दिया कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी जन्मशती बड़े जोश खरोश से मनाई जा रही है। फैज के नाम पर ही लोगों का इकट्ठा होना, हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह से लोगों का आना इस बात का द्योतक है कि फैज सबके कितने प्रिय कवि और शायर रहे। आम आदमी के प्रति फैज का जो लगाव था, वह लगाव लोगों के मन में एक आकर्षण का भाव पैदा करता है। एक छोटी सी कविता है, एक नज्म है, उस नज्म से मैं इस संगोष्ठी की शुरुआत करना चाहता हूं, जिसमें कि आम आदमी के प्रति फैज का लगाव और आम आदमी की ताकत को दिखाने का जो मादा फैज में है, वो उनके एक नज्म कुत्ते से माध्यम से सामने आता है। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जमाने के फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे को लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये बातों से उगता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा डाले। कोई इनको ऐसा से जन्नत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम को हिला दे। ये आम आदमी के प्रति फैज के का जो झुकाव है, आम आदमी के प्रति जो लगाव है, आम आदमी की जो धड़कन है, वो फैज के नज़्मों में, फैज के गजलों में, उनकी शायरी में साफ झलकता दिखाई पड़ता है। उसी फैज की जन्म शताब्दी को मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। कार्यक्रम को आरंभ करूं इससे पहले मैं अपने डीन प्रोफेसर खान से निवेदन करता हूं कि वो अंबेडकर विश्वविद्यालय की परिकल्पना, उसके विजन को हमारे सामने, हमारे श्रोताओं के सामने रखने का कष्ट करें। प्रोफेसर खान। मैं कोई विस्तार में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में कहने का ये अवसर नहीं देखता, लेकिन सिर्फ संक्षेप में माननीय अतिथियों के सामने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखना चाहता हूँ। अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है। ये भारतवर्ष का शायद पहला विश्वविद्यालय है जो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और लिबरल आर्ट्स के लिए पूरी तरह से समर्पित है। एक्ट के हिसाब से इन एरियाज में विश्वविद्यालय को कार्य करना है। ये एफिलेटिंग विश्वविद्यालय भी नहीं है, फेस टू फेस टीचिंग का यूनिटरी विश्वविद्यालय है।
तो ये कैरेक्टराइजेशन है इसका। जिस तरह से इसकी परिकल्पना की गई है विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एकेडमिक सदस्यों द्वारा, उसमें विश्वविद्यालय को एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के एक विश्वविद्यालय के रूप में देखा जाता है। हमारे 10 अध्ययन संकाय हैं। ये सारे ही अध्ययन संकाय इंटरडिसिप्लिनरी हैं। केवल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स जिसको हम कहते हैं वो मुख्य प्रत्येक डिसिप्लिन वाइज संगठित है, जिसमें ये शायद पहला विश्वविद्यालय आजकल होगा जिसमें सोशल साइंसेज और आर्ट्स दोनों ही एक ही स्कूल के अंतर्गत इसलिए रखी गई हैं ताकि उनमें आपस में एक तरह का डायलॉग और एक तरह के कार्यक्रमों का लॉन्च किया जा सके। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के साथ हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाएं भी इसी अध्ययन संकाय में रखी जाएंगी। दूसरा एक खास विशेषता है कि स्कूल अध्ययन के जो स्कूल हैं या संकाय हैं उनके अतिरिक्त कुछ सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं और वो सेंटर्स विशेष रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के लिए समर्पित हैं। तो इस तरह से विश्वविद्यालय ने जो अभी तक कार्य किए हैं उनमें प्रमुख रूप से हमने 4 MA प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ में, एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट में, जेंडर स्टडीज़ में और साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री है और BA में साइकोलॉजी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में BA लॉन्च किया गया है। इस वर्ष हम इसमें कुछ नए जोड़ रहे हैं जिसमें प्रमुख है MA में इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। So these 5 new master's degree programs will come and उसके साथ साथ 3 BA में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशियोलॉजी, ये 3 नए ऐड किए जा रहे हैं। तो इस तरह से विश्वविद्यालय BA और MA दोनों का अध्ययन बढ़ा रहा है आगे। थोड़ी सी अभी हमें दिक्कत है स्पेस वगैरह की, उसको हम अलग लेवल पे ले रहे हैं। विश्वविद्यालय क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा इसके लिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह से हम अपने अकादमिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, अपने सारे अतिथियों का स्वागत करूँगा और वाइस चांसलर की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो उनकी फ्लाइट डिलेड है, वो पहुँचेंगे। उम्मीद है थोड़ा 11 तक दिल्ली पहुँचेंगे और हमारे बीच में होंगे। और जो प्रमुख उद्देश्य है, ये पहला कार्यक्रम है हमारा स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ और विशेषकर हिंदी विभाग की ओर से, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी प्रभावी रहेगा। जो चयन किया है विषय का वो आप सभी लोग जानते हैं, उसका महत्व और फैज़ का महत्व, उसके बारे में अभी हमारे अतिथि यहाँ और भी आगे बात करेंगे, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत। धन्यवाद प्रोफेसर खान। उरूस फितरत ज़बी से जुल्फे हटा रही है, सहर का तारा है ज़लज़ले में, उफ़क़ में लौ कपकपा रही है। मित्रों, यह कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है और इस कार्यक्रम के आरंभ में मैं असद जैदी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज का विषय फैज की कविताई का विषय प्रवर्तन कर हम लोगों को निर्वहित करें। हमारे गेस्ट को थोड़ा निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारे अतिथियों का परिचय के उद्देश्यों के अनुसार इस संगोष्ठी में कोशिश की हमने कि हिंदी जगत में जो भी लोग लिखने पढ़ने वाले हैं उन्हें जोड़ा जाए। हिंदी में आलोचना एक विशिष्ट ज्ञानानुशासन के बतौर मौजूद रही और भारतीय भाषाओं में एक तरह से यह गौरव हिंदी को हासिल है कि उसमें आलोचना की एक मजबूत परंपरा रही और उसके
एक महत्वपूर्ण स्तंभ आदरणीय प्रोफेसर नामवर सिंह हमारे इस सत्र की नामवर जी ने हिंदी आलोचना में न सिर्फ प्रगतिशील आंदोलन की हेजेमनी स्थापित की, बल्कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक विशेष आकार देने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने दूसरी परंपरा की खोज नाम से पुस्तक के जरिए जो अदर ट्रेडिशन की धारणा है उसे हिंदी में सृजनात्मक रूप से लागू किया। कविता की आलोचना में अत्यंत परिष्कृत आलोचनात्मक प्रविधियों का बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने नई कविता का विश्लेषण करते हुए प्रयोग किया। हिंदी जगत में न सिर्फ आप साहित्यकार के रूप में बल्कि एक सार्वजनिक उपस्थिति भी हैं और उनका इस गोष्ठी में हम स्वागत करते हैं। उन्होंने हम लोगों को आकर के किताब माननीय असद जैदी साहब हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। न सिर्फ इतना बल्कि लंबे दिनों से अनेक कविताओं के जरिए बहुत खामोश ढंग से उन्होंने एक उपस्थिति बनाए रखी और जलसा नाम की एक पत्रिका वो बिना विज्ञापन के निकालते हैं और 1857 पर उनकी कविता बहुत मशहूर रही। अनेक जगहों पर अनेक विद्वानों ने उसको व्याख्यायित, विश्लेषित और उद्धृत किया। हमारे बीच आशुतोष कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वे भी आए हुए हैं और पिछले दिनों नई कविता पर या कविता में जो नई विधाएं मैंने नए प्रयोग हैं उन पर इनका महत्वपूर्ण काम है, पुस्तक भी आई। पिछले दिनों अभी पेंगुइन इंडिया की ओर से हिंदी बदलेगी नहीं तो चलेगी नहीं पर एक वार्ता में भी वो मौजूद थे। उनसे वार्ता की पेंगुइन इंडिया के सत्यानंद निरुपम ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और इस तरह से हिंदी जगत में वो भी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है। हाँ जी, तो मनमोहन जी हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से अब तक मिला नहीं था। आलोचना नाम की पत्रिका में उनका एक विस्तृत निबंध मैंने पढ़ा और उसी के कारण मुझे यह प्रेरणा मिली और बल्कि नया पथ नाम की जो पत्रिका फैज साहब पर केंद्रित निकली उसमें भी आपका लेख पढ़ा और उसके बाद से निरंतर मिलने जुलने की इच्छा रही। इस गोष्ठी के बहाने उनसे मुलाकात हो रही है। हम इस गोष्ठी में मनमोहन जी का भी स्वागत करते हैं। नूर जहीर जी, सज्जाद जहीर जो प्रगतिशील आंदोलन की बहुत बड़ी शख्सियत थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में बाद में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के बतौर भी जिन्होंने काम किया उनकी आप पुत्री हैं और प्रगतिशील आंदोलन, आलोचना, कविता, उसके संपूर्ण सृजनात्मक विरासत को आगे बढ़ाने में निरंतर लगी हुई हैं। हम इस गोष्ठी में उनका भी स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों के आगमन से हमारा विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी होता है। आप सब ने आकर के हमें कृतार्थ किया। हम आप सबके प्रति
आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अशोक जैदी जी से निवेदन करता हूँ वो मंच पे आए और विषय प्रवर्तन के रूप में अपना वक्तव्य दें। मनमोहन, नूर, खुशी और थोड़े से आश्चर्य का विषय है कि आपके विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने फैज़ पर यह कार्यक्रम आयोजित करने में पहल की और उसका साहस दिखाया। हमारे देश की कुछ ताज़ा सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी बन गई हैं कि हर भाषा अपना जिम्मा अपने लेखक कवियों तक सीमित रखती है। फैज़ उर्दू वालों के जिम्मे हैं, ये पता नहीं कितने उर्दू विभागों में अपना कार्यक्रम किए हैं अब तक, और हिंदी विभागों ने अपना जिम्मा समझ लिया है कि इस साल 4 बड़े कवियों की ये जन्मशती है, अज्ञे, शमशेर बहादुर हुसैन, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, तो उन्हीं पर वो कार्यक्रम होंगे। और पिछले 1 साल से जो एक बिल्डअप हो रहा था हिंदी मीडिया में, तो मुझे ये लग रहा था, ये अंदेशा था कि फैज़ और मजाज जैसी शख्सियतों को कम से कम हिंदी के सांस्कृतिक हलकों में अचर्चित न रह जाए, शायद उनका चर्चा ही न हो या जिक्र न हो। तो ये शायद पहला ही हिंदी विभाग है मुल्क में जिसने कि फैज़ पर कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया, और इसके लिए मैं उनको बधाई में इस समय जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं मंच पर, उनमें शायद सबसे कम क्वालिफाइड हूँ मैं। फैज़ को मैं हमेशा एक आउटसाइड ऑब्जर्वर की तरह मेरा रिश्ता उनसे रहा कि काफ़ी से उनके एक तरह से उनकी शख्सियत से व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जानता नहीं था। जब वो JNU में थे कुछ समय के लिए, तो एक आध बार ऐसे ही मुलाकात हुई थी ढेरों लोगों के साथ फैज़ साहब से, और मेरे हाथ में एक मैगज़ीन थी असरी अदब नाम की, जो मोहम्मद हसन साहब निकाला करते थे। तो बहुत सारे लोग उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे, तो मैंने ऑटोग्राफ मांगा, तो उन्होंने इतनी बेदिली के साथ अपना नाम फैज़ जल्दी से एक लकीर सी खींच दी कि मतलब एक तरह से उनकी शख्सियत का हिस्सा था। वो निहायत शर्मीले इंसान थे। जिस तरह से वो खुद अपनी कविताएं पढ़ते थे, उससे भी इस बात का इज़हार होता है कि वो बहुत उसमें इन्वॉल्व होकर रिसाइट नहीं करते थे। वो एक बड़ा डिटैच्ड स्टाइल था उनके रिसाइटल का। तो मुझे तो खैर अच्छा लगता है अब आदि हो जाने के बाद, लेकिन शुरू में वो बड़ा चौंकाता था और बड़ा डिस्टर्ब करता था कि ये फैज़ ये अपनी शायरी को क्यों उसका कचुआ निकाल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से अपने प्रशंसकों के प्रति भी उनका रवैया बड़ा शर्मीला होता था, कम बोलते थे। ये मेरा उनसे एकमात्र संपर्क था। फैज़ साहब हम सब की तरह, जैसे हम सब फैज़ का कलाम सुनते हुए बड़े हुए हैं, उसी तरह मैं भी एक साधारण पाठक और श्रोता की तरह फैज़ से मेरा संपर्क रहा। ख़ासकर 60s और 70s के जो महान पाकिस्तानी गज़ल गायक हुए हैं, वो पूरी बड़ी ग्रेट जनरेशन थी। उसने फैज़ को पूरे उपमहाद्वीप में, बल्कि कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में कोने कोने में, जहाँ भी साउथ एशियंस बसते हैं, उनमें घर घर तक पहुँचाया। इकबाल बानो, मेहदी हसन, गुलाम अली, मैयरा नूर, फरीदा खानम, मेरे ख्याल से शायद ही कोई उस ज़माने का बड़ा गायक हो जिसने फैज़ को लगाया हो। पूरे दक्षिण एशिया में और यहाँ के लोगों में फैज़ का जो प्रथम परिचय था, वो उनकी गाई हुई, इन गायकों की गाई हुई गज़लों के साथ था।
एक शायर के रूप में फैज़ एक लेजेंड तो थे ही, बहुत मशहूर थे, लेकिन उन पर ख़ास ध्यान हमने इस तरह नहीं दिया जितने गौर से हम जैसे दूसरे कवियों को पढ़ा करते थे। क्योंकि मैं हिंदी का आदमी हूँ तो हिंदी कविता के संदर्भ में बताऊँ, जितने गौर से हमने उस दौर में शमशेर को पढ़ा या रघुवीर साहब को पढ़ा, उतने गौर से नहीं। फैज़ एक तरह से वॉज पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसलिए जो चीज़ बिल्कुल आपके एटमॉस्फेयर का हिस्सा होती है उसको कभी आप गौर नहीं करते। तो फैज़ से लगभग मेरा ऐसा संबंध रहा। फैज़ एक तरह से अपने जीवन में आत्मनिर्वासन का जीवन जीते रहे लंबे अरसे से, और सिर्फ ज़िया काल में ही नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टीशन के समय से ही, विभाजन के समय से ही एक कम्युनिस्ट के रूप में, एक शायर के रूप में, एक तरह का प्रवासी की तरह उन्होंने जीवन दिया। और उनकी शायरी इस बात की शहादत देती है, इस बात की गवाही है कि वो एक एग्जाइल के, निर्वासन के और आत्मनिर्वासन के एक बहुत बड़े कवि थे। और इस मामले में शायद दुनिया के महानतम कवियों के बराबर वो ठहरते हैं, जैसे नाज़िम हिकमत या ब्रेख्त या नेरूदा, जिन्होंने भी निर्वासन में एक अरसा गुजारा। तो वो एक तरह से एक बहुत बड़े आलमी शायरों की उस जमात में शामिल होते हैं। महमूद दरवेश, जिन्होंने एग्जाइल को, वहाँ वो फिज़िकल एग्जाइल हो या इमोशनल या साइकोलॉजिकल या सोशल, उसको एक तरह से अपनी शायरी की थीम बनाया। और इसके अंदर से उन्होंने एक महान उम्मीद की, एक महान आशा की शायरी पैदा करने की कोशिश की। फैज़ हमेशा मायूसी को बगल में रखते हैं। फैज़ की जो यूटोपिया है, उनकी जो उम्मीद है उनकी शायरी में, उसके बगल में मायूसी भी चलती रहती है। एक तरह से वो बहुत ही व्यावहारिक कवि थे। एक अजीब तरह की दार्शनिक परिपक्वता उनके एटीट्यूड में थी। वो उस तरह के रोमांटिक रेवोल्यूशनरी नहीं थे जिस तरह के दूसरे शायर उनके समकालीन वक्त पे नज़र आते थे। इस सेंस में उनकी शायरी ऐसी शायरी है जो मुस्तकबिल की तरफ देखती है, आगे की तरफ देखती है, लेकिन वो शिकस्त के लिए भी तैयार रहती है। फैज़ की शायरी का ये जो हिस्सा है, ये मुझे बहुत मुतासिर करता है, हमेशा मुतासिर करता रहा है। उनका रोमांटिसिज्म भी एक तरह के पेसिमिज्म के साथ मिलके चलता है। फैज़ पर मैंने पिछले दिनों कुछ नोट्स लिखे, एक तरह का एक निबंध कैलकुप्रो में, जिसमें मैंने ये बात कहने की कोशिश की है। फैज़ की शख्सियत का ये जो हिस्सा है, वो उन्हें 20वीं सदी के फ्रंट रैंकिंग वर्ल्ड पोइट्स में की रैंक्स में ले जाता है। लेकिन मैं इसके साथ कहना ये चाहता हूँ कि फैज़ का जो विजन था वो एक आलमी विजन था, एक अंतर्राष्ट्रीय विजन था। और वो इस अर्थ में नहीं था कि वो एक ऐसी विचारधारा से प्रभावित थे जो कि अंतर्राष्ट्रीयवाद, जिसकी कि एक टेनेट और एक मुख्य स्तंभ हुआ करता था किसी ज़माने में, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बेसिक सेंस में एक शायर के रूप में जो एक वर्ल्ड ट्रेडिशन है पोइट्री, वो उसकी उपज थे और उसमें अपनी तहजीबी रवायत के साथ मौजूद रहे। वो ऐसे वर्ड पोइट नहीं थे जो एक कॉमनली एक्सेसिबल मुहावरे में, एक यूनिवर्सल मुहावरे में कविता लिखने की कोशिश करते हैं। आप एक वैश्विक मुहावरे में लिखकर विश्व कवि नहीं बनते। आप विश्व कवि अपनी शर्तों के साथ, अपनी तहजीबी रवायत और अपनी तहजीबी अस्मिता के साथ
ही बनने की कोशिश कर सकते हैं। उस वक्त में फैज़ न पाकिस्तानी कवि थे न हिंदुस्तानी कवि, बल्कि एक आलमी शायर थे। हम ये नहीं कह सकते, जैसे हम ये बुरा माना जाता है कविता की रवायत में कि आप गोइथे को कहें कि गोइथे वॉज अ जर्मन पोएट, आप शेक्सपियर को इंग्लिश पोइट की तरह नहीं, या आप नेरुदा को चिलियन पोइट की तरह नहीं डिफाइन करते। उसी तरह फैज़ कवियों की उस जमात में है जिनको हम साउथ एशियन कवि भी का जो वो है वो भी शायद उनकी कविता को पूरी तरह इनको पास नहीं है। उस अर्थ में वो हिंदुस्तान के चंद गिने चुने 20वीं सदी के विश्व कवियों में है, और मैं समझता हूँ इस मामले में उनका दर्जा लगभग रविन्द्रनाथ टैगोर के आसपास ही बैठेगा। 20वीं सदी ने हिंदुस्तान से जो चंद विश्व कवि पैदा किए हैं, उनमें मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से मेरा मतलब है कि यूनाइटेड इंडिया, बल्कि पूरा साउथ एशिया, उसमें फैज़ इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। मैंने ये कहा कि वो भले ही टैगोर या इकबाल की कंपनी में हो अपने स्टेटस की वजह से, लेकिन वो एक नहायत ही विनम्र कवि भी थे, और ट्रेडिशन जिसको वो रिप्रेजेंट करते थे उसका बड़ी खामोशी से उसको तोड़ के भी थे। जैसे फैज़ में एक खास बात है जो आपको ऊँचे शायरों में अक्सर ये मिलता है कि वो तो खुद अपनी शायरी के बारे में बीच बीच में स्टेटमेंट देते हुए चलते हैं। एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करते हैं, एक तरह से वो कुछ अपनी आत्मश्लाघा जैसे कहते हैं, अपनी तारीफ और एक तरह की चुनौती देते हुए चलते हैं। फैज़ में ये एलिमेंट पूरी तरह से मिसिंग है। फैज़ में एक भी शेर ऐसा नहीं है जिसमें वो खुद अपनी शायरी का जिक्र करें या अपनी शायरी की जो जगह है उसको पुख्ता करने के लिए कोई दावा पेश करें। इस सेंस में वो एक बहुत ही आत्महीन, अपने को उनके सेल्फलेस कवि थे। और जो लोग उर्दू शायरी से ठीक से परिचित नहीं हैं वो इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि कितनी बड़ी खूबी है। फैज़ का जो तरीका था रेजिस्टेंस का, वो बड़ा खामोश तरीका था। एक बात जो मैंने अपने निबंध में उठाई थी वो इकबाल के बारे में है। जैसा कि सभी को अंदाज़ा होगा, अल्लामा इकबाल दरअसल कोई एक शायर नहीं, दरअसल दो इकबाल हैं। एक वो इकबाल जो जर्मनी नहीं गए थे तब तक के इकबाल, जिन्होंने बच्चे की दुआ और तरानाए हिंदी जैसे नज़्में लिखी थी, और एक लगभग अवामी किस्म की शायरी वो करते थे। उसके बाद वो दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने जर्मनी गए, फ्रांकफर्ट और हाइडेलबर्ग, और वहाँ से जर्मन रोमांटिसिज्म की जो ट्रेडिशन है उससे बहुत बुरी तरह अभिभूत होकर एक नीत्शियन फिलॉसफी से पूरी तरह रंगे हुए यहाँ आए। नीत्शे का जो एक अति मानववादी फलसफा था उससे रंग कर, और एक तरह से जो जर्मन रोमांटिक्स ने जो एक सिविलाइजेशनल अर्ज जर्मनी के अंदर पैदा की थी, और आधुनिक समाज का एक जर्मन किस्म का क्रिटिक, फिलोसॉफिकल क्रिटिक तैयार हो रहा था। इकबाल उससे बहुत प्रभावित थे, और उसी के ज़ेरे असर उन्होंने एक पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी का एक तरह से की बुनियाद शायरी में रखने की कोशिश की। हालांकि वो बहुत नैरो माइंडेड शायरी नहीं है, और वो कई मायने में बड़ी अलग दर्जे की शायरी की है, लेकिन इकबाल का ये जो रिएक्शनरी रोमांटिसिज्म है, ये उनकी शायरी में एक बहुत बड़ी फोर्स की तरह दिखाई देता है, और शायद उसी की वजह से एक इंतहा मकबूलियत उनको मिली। इकबाल अपने समय में पूरे उत्तर भारत में छाए हुए थे। वो उतनी ही मेजर प्रेजेंस थे, इतनी ही हेजेमनी उनकी थी जितनी कि टैगोर की शायद बंगाल में रही होगी, और पंजाबी सूबे के तो वो लगभग राष्ट्र कवि थे सभी लोगों के।
ऐसे दौर में जो बिल्कुल इकबाल से भीगा हुआ था और इकबाल मई था, उस दौर में फैज़ का इस प्रभाव से बचे रहना, उसको साइलेंटली बाईपास करना उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। इकबाल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इकबाल ने उर्दू शायरी को लगभग बड़ी फोर्स ज़बरदस्ती के साथ मॉडर्न एज में धकेलने की एक बड़ी शानदार कोशिश की। भले ही जो उनके वो थे सरोकार और औजार दूसरे थे, बट ही वॉज अ थोड़ा मॉडर्निस्ट। वो अपनी पूरे पैन इस्लामिज्म के साथ 20वीं सदी को एड्रेस करना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने उर्दू शायरी की जो पुरानी रवायत है, जो मेरे ख्याल से एक नहायत सेकुलर, अपोजिट और बड़ी रैशनल और बड़ी रेजिस्टेंस की रवायत थी, उसको बहुत तोड़ फोड़ भी उसके साथ। उन्होंने एक बड़ी उद्बोधनकारी, एक बड़ी गैरत को ललकारती हुई एक जातीय अस्मिता पैदा करने वाली शायरी लिखी, जिसका असर उर्दू में कम, हिंदी में बहुत पड़ा। छायावाद के ज़माने से लेकर वो धर्मवीर भारती तक दिखाई देता है, और दिनकर तो वो इकबालियन माइंड सेट के कवि ही थे। उस तरह का तो इट वॉज अ बिग आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। फैज़ उन शायरों में है जो सियालकोट के होते हुए भी, जो वहीं जहाँ इकबाल जन्मे थे, वहीं एक ही इलाके के हैं दोनों लोग, और बचपन में इकबाल ने इनको पेट्रोनाइज भी किया था और बड़ी इज्जत भी करते थे। यंग फैज़ मैनेज टू बाईपास हिम, ये एक बहुत बड़ी इनकी वो थी। उन्होंने उर्दू शायरी की जो पुरानी रवायत है उनको रिपेयर करने की कोशिश की फैज़ ने। एक तरह से फैज़ ने ये असर्ट किया कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे पास अभी हमारी टेक्निक्स अभी इतनी बेकार नहीं हुई है, हमारे औजार अभी भी ताज़ा हैं, इनसे बहुत काम लिया जा सकता है। तो 20वीं सदी के अवाइल में और अवासित में, उसके मध्यकाल में, गज़ल और नज़म में एक नई जान डालने का काम, ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क को कॉन्टेम्प्रेरी बनाने का काम और उसको रेलेवेंट बनाने का काम फैज़ ने बड़ी मजबूती से किया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर फैज़ के बारे में कहा जाता है कि नज़म के वो बहुत बड़े शायर थे, लेकिन गज़ल में तो और भी बड़े बड़े शायर हैं। ये बात सही भी है, लेकिन फैज़ गज़ल के कम बड़े शायर थे। बल्कि फैज़ की गज़लें गालिबन उनकी नज़मों से ज़्यादा लंबी जाएगी, क्योंकि उनमें गज़ल की रवायत की सारी स्ट्रेंथ मौजूद है। और फैज़ इस सेंस में लकी थे कि उनके पीछे बहुत कुछ था। वो एक गालिबियन ट्रेडिशन के शायर थे, मेरा ऐसा मानना है। अपनी गज़ल गोई में वो बिल्कुल गालिब के बगल में है, कि पहलू में ही नज़र आते हैं हमेशा। उनके पास ये पूरी स्ट्रेंथ थी जो मीर के ज़माने से शुरू होती है और जो उनके दौर तक चली आती है। इस सेंस में वो लकी थे, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि टैगोर से पहले कोई टैगोर नहीं था। टैगोर के पीछे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी विरासत नहीं थी जिससे कि वो जो ज़मीन टैगोर ने नई बनाई, वो उन्होंने बहुत कुछ अपने हाथों से बनाई। इस सेंस में फैज़ को उतनी मेहनत गालिबन नहीं करनी पड़ी। उनके पास गालिबन ट्रेडिशन की स्ट्रेंथ थी। मैं उसको गालिबियन कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ गालिब नहीं, बल्कि वो पूरी एक परंपरा है गालिबियन वर्सिफिकेशन की, उसमें उन्होंने एक महारत हासिल की। और एक सेंस में मैं ये समझता हूँ कि उनकी शायरी 19वीं सदी की रवायत को 20वीं सदी में रिवाइव करती है, उसको एक नया रूप देती है, और कहीं ना कहीं वो 21वीं सदी के साथ एक पुल भी बनाती है। उर्दू गज़ल जितनी जिंदा फैज़ के अंदर है, उतनी बहुत कम शायरों के अंदर आपको मिलेगी। और इस सेंस में ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक बात जो मैं कहना चाहता था वो ये कि आप हमेशा अपनी तहजीबी रवायत
पर अभिमान करके ही जिंदा नहीं रह सकते, आपको कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ एक रिलेशन अपना इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके साथ एक रेलेवेंस का रिलेशन। फैज़ को ये करना आता था और उस सेंस में फैज़ ने बहुत कुछ किया। फैज़ की जो एक दूसरी बहुत बड़ी क्वालिटी है वो ये कि वो एक कॉलोनियल इंडिया में पैदा हुए, वो एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो है, निवेशवाद विरोधी आंदोलन, उसका वो हिस्सा थी। उसके बावजूद वो कभी भी नैरो नेशनलिस्ट नहीं रहे, वो कभी संकीर्ण राष्ट्रवाद के चक्कर में नहीं पड़े, वो हमेशा उसको ट्रांसेंड करने की कोशिश करते रहे, जैसा कि टैगोर ने भी की थी। बल्कि टैगोर इस मामले में पायोनियर है। उनका जो मशहूर काम है नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड, दरअसल इट्स अ ग्रेट टेक्स्ट। उनका नेशनलिज्म पर एक बड़ा लंबा ऐसे भी है, छोटी किताब। तो नैरो नेशनलिज्म के जो खतरे हैं, इन्हें टैगोर ने हिंदी में प्रेमचंद ने देखा था और उसको आगाह किया था उसी दौर में, जबकि नेशनलिज्म एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी थी। फैज़ दरअसल उसी रवायत में नेशनलिज्म की सीमाओं को पहले से जानते थे। तो उन्होंने कभी भी नेशनल आइडेंटिटी के नाम पर किसी भी किस्म का इरेशनल या गैर अवामी किस्म का सेंटीमेंट एक्सप्रेस नहीं किया। उसकी एक मिसाल ये है कि जब भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, तो उन पर यह बड़ा दबाव था कि वो कुछ सीमा पर जवानों के सामने जाके काव्य पाठ करें और कुछ शायरी ऐसी करें, कुछ लिखें प्रेरित करने वाली। अब पता नहीं फैज़ ने कैसे मैनेज किया, लेकिन ही डिड नॉट राइट एनीथिंग। उन्होंने एक नज़्म लिखी, वो है जो एक मृत सैनिक को संबोधित है, एक मरे हुए सिपाही की याद को संबोधित करते हुए, जिसके शब्द कुछ इस तरह के हैं कि उठो अब माटी से उठो, जागो मेरे लाल, तुम्हारी सेज सजावन कारण देखो आई रहे नदियाँ। इस तरह से नज़्म चलती है। तो ये एक तरह से हिंदुस्तान की तरक्की पसंद तहरीक की उस रवायत का हिस्सा है जिसमें वो नज़्म लिखी गई थी कि जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। फैज़ एंटी फाशिस्ट कारणों से फौज में भी रहे, वो भी एक तरह का इंटरनेशनलिज्म ही था जिसकी वजह से लोग स्पेन में जाके लड़ते थे। उसी वजह से उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल कंडीशन में भी एक एंटी फाशिस्ट स्ट्रगल का हिस्सा बनना स्वीकार किया और फौज में रहे। लेकिन एट नो पॉइंट ऑफ हिज लाइफ ही सपोर्टेड वॉर। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े युद्ध विरोधी कवियों में हैं और बांग्लादेश से लौटकर जो उन्होंने नज़्म लिखी, एक नया मुल्क जो पाकिस्तान से ही टूट के बना, जिसके जख्म अभी हरे थे, जब बांग्लादेश दौरे पर गए 1974 में और उन्होंने वो मशहूर नज़्म लिखी, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मज़ारातों के बाद, कब से होंगे आशिक़ां कितनी मुलाकातों के बाद। तो एक बहुत मुबिल नज़्म है। तो फैज़ के ये जो क्रीडेंशियल्स हैं, नॉन सेक्टेरियन, एंटी वॉर, और एक तरह की ऑलवेज अबव द सिविलाइजेशनल नैरोनेस, वो उनको हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा जैसे आइकन बनाती है। अभी मैं फ़िलहाल इतना ही कह के बैठता हूँ, उससे बातें बहुत हैं, हो सकता है बातचीत के दौरान अगर चर्चा हो तो शुक्रिया। और समय बचाने के लिए ये सब किया गया। 4 वक्ता और अपने हुए निमंत्रण पत्र के मुताबिक लोगों को 1 बजे का
इसलिए आधा घंटा और ले सकते हैं, 1:30 बजे अंदर होता है लंच के लिए, और 4 बजता है मुझे मिला दीजिए। इसलिए मैंने सोचा है कि तो 100 मिनट हमारे पास है और हिसाब लगा लीजिए तो हर वक्ता के लिए 25 मिनट। मुझे उम्मीद है कि आप 25 मिनट में अपनी बात खुद खत्म कर देंगे। मुझे इस दरख्वास्त के साथ अपना मुकदमा शहीद है पूरा करेगा। सिर्फ 20 मिनट होगी। फैज अहमद फैज की शताब्दी की शुरुआत हम इजिप्ट और टूनीशिया में पाई हुई आम आदमी की जीत के साल में कर रहे हैं। इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है। इस लड़ाई की जीत की गूंज लीबिया, बहरीन और दूसरे मुल्कों में भी सुनाई दे रही है। वो मोर्चे जो लग रहा था कि बंद हो गए हैं, फिर से खुल रहे हैं। इन मोर्चों का खुलना इस बात का ऐलान है कि फैसला अभी हुआ नहीं, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, जद्दोजहद बाकी। सच है कि कुछ मोर्चे हारे गए हैं, लेकिन जंग अभी चल रही है। ये जंग बराबरी, न्याय और अमन की लड़ाई है। इस जंग को लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हक की लड़ाई के इस बेमिसाल सिपाही और उर्दू के पिछली सदी के सबसे लोकप्रिय शायर को याद भी किया जाएगा। जश्न और जलसे भी बहुत होंगे और उनके काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा भी बहुत से लोग उठाएंगे। जितना ज़रूरी ये सब करना है, उतना ही ज़रूरी उस हस्ती को याद करना है जो लगभग 45 साल फैज़ की साथी बनकर उनके चुने हुए रास्ते पर उनके साथ चलती रही। उस एलिस फैज़ को जो जेल में बंद फैज़ का हौसला और हिम्मत बनी रही। 9 मार्च 1951 को फैज़ लाहौर में अपने घर से गिरफ्तार। 3 महीने तक वो कहाँ कैद है, किस शहर में है, कैसी यातनाएं झेल रहे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। महासचिव सज्जाद ज़हीर और दूसरे कम्युनिस्ट नेता पकड़ लिए गए और उन पर रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस चला। तब सभी कैदियों को परिवार से संपर्क बनाने की इजाज़त मिली। इन खतों को पढ़ा जाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये फैज़ की पत्नी के खत हैं, इसलिए भी नहीं कि ये उस औरत के खत हैं जिसने 4 साल अपने पति को उसके चुने हुए रास्ते में डगमगाने नहीं दिया, इसलिए भी नहीं कि माँ बाप और रिश्तेदारों के लाख बनाने और समझाने पर भी ये अपनी दोनों बेटियों को लेकर के इंग्लैंड वापस जाकर के बसने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने कमर तोड़ मेहनत करके 4 लंबे साल घर का चूल्हा जलाए रखा, बेटियों को तालीम दी और हरगिज़ इसलिए नहीं कि इस औरत ने अपनी मौजूदगी, अपनी जद्दोजहद से पाकिस्तानी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवता पर दबाव बनाए रखा कि फैज़, सज्जाद ज़हीर और उनके दूसरे साथियों को न्याय मिले। ये खत दर्ज होने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नए बने पाकिस्तान के हालात और माहौल के चश्मदीद गवाह हैं। ये दस्तावेज है बढ़ती हुई अराजकता के, औरतों के लिए बढ़ती हुई असुरक्षा के। ये गवाह हैं मानसिकता और सोच में पैदा होने वाले बदलाव के। ये इतिहास है एक ऐसे दौर के जिसे तारीखों, घटनाओं, हादसों, ताजपोशियों और जंगों से नहीं नापा जा सकता। जिस इतिहास को जानने के लिए सामाजिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक उथल-पुथल और सभ्यता पर होने वाले वहशी हमलों का विश्लेषण जरूरी है। और सबसे बढ़ के ये वो कागज़ के पुर्जे हैं जिनका अक्स उस वक्त कैद में लिखी गई फैज़ की शायरी में साफ दिखाई देता है। वॉल्टर लोवेनफेल्ड ने कहा है, कोई कहीं कविता लिखे, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई कहीं कविता जिए। ये खत इस बात के गवाह हैं कि जिस समय फैज़ अपनी बेहतरीन शायरी कर रहे थे, एलिस उन नज़्म को, उन कविताओं को जी रही थी। मैं पहला खत पढ़ रही हूँ और फिर उससे मुतासिर फैज़ की नज़्म पढ़ूँगी। दिन चुपचाप फिसल रहे हैं, मसरूफियत के दिन हैं जिनमें दफ्तरी काम की भगदड़ है, घर के कामों की भीड़ है,
और सैकड़ों दूसरे मसले हैं। मेरे लिए तो सुकून के पल तब होते हैं जब सब सो चुके होते हैं, जैसा कि अभी। कल से बच्चियों का स्कूल खुल जाएगा। मुनीजा फैज की छोटी बेटी आखिरकार अपनी छुट्टियां कटा देने के लिए राजी हो गई है। हर रोज 2 रिबन और सैकड़ों क्लिपें खो देने के बाद घर का तो बजट ही गड़बड़ा गया था। मौसम हर दिन ज्यादा ठंडा होता जा रहा है। इस वक्त मखमली हवा बह रही है और चांद आधा खाया हुआ सा आसमान में चमक रहा है। जानती हूँ कि ये चांद तुम्हें भी दिखाई दे रहा है और ये ख्याल मुझे खुशी देता है। अचानक इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया है कि फिलहाल पाकिस्तान कोई युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि ईरान में तेल का संकट है और लड़ाई के लिए तेल तो जरूरी है ही। ये अमेरिकी न जाने कैसे कोरिया में अपना समर चलाए हुए हैं। कोई इन सवालों का जवाब नहीं देता। समझदारी और अक्ल की बातचीत को दिल तरस गया है। दफ्तर का काम थका देता है और इतनी सारी दूसरी परेशानियां हैं कि कुछ और करने की ताकत ही नहीं रहती। लेकिन बच्चियों की दार्शनिक खोज बहुत दिलचस्प होती है। इतना सहारा बहुत है और तुम्हारे खत भी तो हैं। जब मीजू के बाल कटवाए तो चीमी, बड़ी बेटी सलीमा, तो चीमी क्या बोली जानते हो? अब्बू आकर के क्या कहेंगे? अरे ये लड़का कहाँ से आ गया भाई? इतनी प्यारी है दोनों। कभी कभी जब उन दोनों को देखती हूँ तो जैसे जिस्मानी तकलीफ का एहसास होता है, एक दर्द की टीस सी, उस जगह जहाँ दिल होना चाहिए। घर तुम्हारे बगैर सूना है, उस गर्माहट खाली जो तुमसे होती है। जल्दी लौट आओ। और हाँ, जब तक लौट ना सको चांद को देखते रहना। इसके बाद नज़्म है फैज़ की। दोस्तों, मुझे मालूम है कि मैं पिछले को 3-4 दशकों में उर्दू की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, लेकिन जानकारी कम हो गई है। लफ्ज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। just allow the warmth that flows from Faizz's pen to reach your heart. शाम के बेचौखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात। शाम के बेचौखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात। यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। सहने जिंदा के बेवतन अजदार सिरनगू महव है बनाने में दामने आसमां पे नक्शो निगार। शाने बाम पर दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्ते जमील। खाक में घुल गई है आब नजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नील। सब्ज गोशों में नीलगू साए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में मौजे दर्दे फिराक़े यार आए। दिल से पैहम ख्याल कहता है कितनी शीरी है जिंदगी इस पर। जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल। जलवगाहे विसाल की शम्में वो बुझा भी चुके अगर तो क्या। चांद को गुल करे तो हम जाने। दूसरा खत। कल तुम्हारा खत मिला। जानती हूँ कि जेल में कोई ट्रक या मोटर गाड़ी तो तुम्हें टक्कर मार नहीं सकती, कोई ट्रेन भी कुचल नहीं सकती, ना ही कोई शेर या भालू अपना शिकार बना सकता। फिर भी फिक्र तो लगी ही रहती है। खत जरा जल्दी जल्दी लिख दिया करो। तुम खैरियत से हो ये जान करके खुशी हुई, लेकिन बाहर सब खैरियत नहीं है। जानते हो, परसों अनारकली बाजार में एक हादसा हुआ। 3-4 कमसिन लड़कियां हंसती खिलखिलाती बाजार से गुजर रही थी। उनमें से एक के काले लंबे बेहद खूबसूरत बाल खुले थे और हवा में इधर उधर लहरा रहे थे। एक दुकान पर एक मौलवी साहब बैठे हुए थे। उन्हें ये बेपर्दगी और लड़की का यूं खुलेआम हंसना बोलना भला कैसे बर्दाश्त होता। वो उछल करके उठे, पास की दर्जी के दुकान से एक कैंची उठाई, उस लड़की के बाल पकड़े और वहीं सारे बाजार काट डाले। उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देखना ये है कि उन्हें कितनी सजा मिलती है। सजा मिलती भी है या नहीं। आह मेरी जान, अब ये वो लाहौर नहीं रहा जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो। छीन झपट, मार काट, उठाई गिरी इतनी बढ़ गई है कि शाम ढले हम सब शरीफ मुसलमान महिलाओं की तरह घर पर ही रहते हैं।
हर किसी के पास बंदूक आ गई है। जितनी बंदूकें इस मुल्क में हैं, उससे ये सवाल खड़ा होता है कि जब बेहतर दिन आएंगे तो ये बंदूकें क्या शांत हो जाएंगी? और अगर ये बंदूकें शांत नहीं होंगी तो बेहतर दिन कैसे आएंगे? आज एक मजेदार बात हुई। तुम्हारे कुछ दोस्तों ने मिलकर के ये सुझाव दिया है कि तुम्हारी कैद को जेल में रहना नहीं देना चाहिए। तुम इतने दिन से जेल में हो कि अब जेल को कोई खूबसूरत सा शायराना नाम दे देना चाहिए। फैज की गजल है, रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पे आने का नाम। दोस्तों उस चश्म लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलसिता की बात रंगी है न मैं खाने का नाम। फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्में जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। ये शेर सुनिएगा। दिलबरी ठहरा ज़बाने खल खुलवाने का नाम, अब नहीं लेते परीरू जुल्फ बिखराने का नाम। हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबाने चमन, तुम भी कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। तीसरा आखिर, बाहर की दुनिया में हूँ फिर भी चारों तरफ जो कुछ भी घट रहा है उससे बहुत परेशान। तुम्हें तो मालूम ही है कि बिना मर्द की औरत की पाकिस्तान में क्या दशा होती है। शायद तुम ठीक कहते हो कि हालात मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मगर मेरी जान, क्या कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता मेरी दुख झेलने की ताकत का इम्तिहान लेने का? और जो इतना वक्त बर्बाद जा रहा है उसका क्या? दूसरे कैदियों के बीवी बच्चों के बारे में सोचती हूँ तो तड़प जाती हूँ। वो तो हमसे कहीं ज्यादा बुरी दशा में है। बहार है लेकिन यूं ही गुजर जाएगी। लेकिन क्या, एक बहार बर्बाद गई तो क्या, कितनी ही बहारें आएंगी हमारे लिए और उन सब के लिए। लाहौर में इस हफ्ते महंगाई और भूख के खिलाफ जलूसों की झड़ी लगी रही। आम लोगों की बहुत बुरी हालत है, ना अनाज है, ना पैसा है और ना ही उम्मीद बाकी है। रेल मजदूरों ने 15,000 लोगों का जलूस निकाला था। मैं भी जलूस में शामिल थी। रैली के बाद उनके नेताओं ने उन्हें घर लौट जाने को कहा, लेकिन वो चिल्लाए, नहीं नहीं, घर लौट करके क्या मिलेगा, घर पर चूल्हा ठंडा है, चलो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर चलते हैं, उसी से जवाब मांगते हैं, उसी से अन्न मांगते हैं। पुलिस एक तरफ खामोश खड़ी थी, गुस्से से भरे चेहरों का सैलाब देख करके हैरान परेशान। औरतें भी थी, सैकड़ों, बच्चे भी। आजकल गले से खाना मुश्किल से करता है। फैज की नज़म है, मोती हो के शीशा जाम के दूर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो, शीशों को मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरे दिल है जिसमें कभी सदनाज से उतरा करती थी सहबाए गमे जाना की बरी। फिर दुनिया वालों ने तुमसे वो सागर लेकर तोड़ दिया, जो मैं थी बहादी मिट्टी में मान कशे पर तोड़। ये रंगी रेजे हैं शायद उन शौक बिलोरी सपनों के, तुम मस्त जवानी में जिनसे खिलवत को सजाया करते थे। नादारी, दफ्तर, भूख और गम उन सपनों से टकराते रहे। बेरहम था चौमुख पथराओं कि कांच के ढांचे क्या करते। या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिससे तुम्हारे इज्ज पे भी शमशाद कदों ने नाज किया। उस माल की धुन में फिरते थे, ताजिर भी बहुत, रेजन भी कई, है चोर नगर या मुफलिस की, घर जान बची तो आन गई। ये सागर शीशे लालो गोहर सालिम हो तो कीमत पाते हैं, यूं टुकड़े टुकड़े हो तो फकत चुपते हैं लहू। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो।
यादों के गरेबानों के रफू पर दिल की गुजर कब होती है। एक बखिया उधेरा, एक सिया, ये उम्र बसर कब होती है। जो हाथ बढ़े यावर है यहाँ, जो आंख उठे वो बख्तावर। यहाँ धन दौलत का अंत नहीं, हो घात में डाकू लाख मगर। कब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, या पर्वत पर्वत हिलते हैं, या सागर सागर होती है। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, हर पर्वत को हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर ये पर्दे नोच गिराते हैं, हस्ती के उठाई हीरों की हर चाल उलझाए जाते हैं। इन दोनों में रन पड़ता है नित बस्ती बस्ती डगर डगर। इन दोनों में रन पड़ता है नित बस्ती बस्ती नगर नगर। हर बसते घर के सीने में, हर चलती राह के माथे पर ये कालिक भरते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं, वो आग लगाते फिरते हैं, ये आग बुझाते रहते हैं। सब सागर शीशे लालो बहर इस बाजी में बच जाते हैं। सब सागर शीशे लालो बहर इस बाजी में बच जाते हैं। उठो सब खाली हाथों को उस रण से बुलावे जाते हैं। अब मैं अपना टुकड़ा लेता हूँ आशुतोष जी। मेरे अन्य गुरुजन दोस्तों, मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है और उसके प्रति मैं कृतज्ञता महसूस करता हूँ। आप दोस्त कुछ पुराने कुछ नए यहाँ मौजूद हैं, उनसे चंद बातें करने का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ अम्बेडकर विश्वविद्यालय का, इसलिए कि जो कुछ पिछले आधे घंटे में हमने सुना, बस उतना ही आज के दिन को कामयाब करने के लिए काफ़ी है। सज्जा जी ने एक पूरे तारीखी मंजर के साथ फैज की कविता के महत्व को हमारे सामने खोला और यानी 19वीं सदी से 21वीं सदी के बीच का जो पूरा वक्त है, उस वक्त में फैज की शायरी कैसे सक्रिय भूमिका निभाती है। और नूर जी ने तो बस जैसे उनकी शायरी को बिल्कुल हमारे सामने जीवित ही कर दिया, उसके रस में पूरा ही भिगो दिया। तो मैं तो उर्दू शायरी का कतई कोई जानकार नहीं, हिंदी का विद्यार्थी हूँ। दो चार बातें जो मैं आपसे कह सकता हूँ वही रखूँगा। एक तो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग उर्दू साहित्य भी थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं हिंदी विभाग में। मुझे जिम्मा दिया गया है कि फिराक गोरखपुरी का जो संग्रह है गोले नगमा, उसकी भी चर्चा करूं अपने विद्यार्थियों के साथ क्लास में। गोले नगमा पर गौर करते हुए मुझे अचानक गालिब का शेर ध्यान में आया। मुझे मालूम नहीं है, मैंने इसकी खोजबीन नहीं की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा कयास है कि गालिब के उस शेर से ही फिराक साहब ने अपनी किताब का उन्वान लिया होगा। जी, ना गुले नगमा हूँ ना पर्दाए साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। ये शेर बहुत पहले भी सुना था, लेकिन ठीक से इसका मतलब नहीं समझ पाता था। ये क्या किस तरह की शिकस्त की आवाज़ की बात गालिब कर रहा है। अभी जो नया पथ का फैज विशेषांक आया, उसमें फैज साहब ने गालिब की एक गज़ल का विस्तार से जिक्र किया था। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदर से बज़्म चरागा किए हुए। आपने पढ़ी होगी, मैं उसका केवल एक रेफरेंस ले रहा हूँ। वो इस गज़ल की व्याख्या करते हुए जो गालिब के समय का इतिहास है, उस इतिहास की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये जो मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए,
वज़्न चरागा किए हुए, वो एक पूरे इतिहास के, एक पूरी सभ्यता के बीत जाने का, गुजर जाने का दर्द है, उसका एक बयान है। और उसके पृष्ठभूमि में उन्होंने 1857 की लड़ाई को याद किया। और 1857 का विद्रोह, उसके गालिब से क्या रिश्ते थे, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गालिब तो विद्रोहियों के खिलाफ थे, लेकिन उस पूरी गज़ल की जो व्याख्या फैज़ ने की है, उसको पढ़ने के बाद ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं रह जाती कि जब गालिब कहते हैं कि मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, तो वो किस शिकस्त की बात कर रहा है? वो शिकस्त एक सभ्यता की, एक संस्कृति की शिकस्त है। 1857 की शिकस्त जो हो गई है, में हम कैसे हिंदुस्तान के इतिहास को अगर न देखें तो उसे बिल्कुल समझ नहीं सकते। वो केवल एक कुछ ऐसी शायरी, कुछ ऐसी कविता नहीं है जिसका कोई इतिहास, भूगोल नहीं होता, उसकी कोई पहचान नहीं होती। तो ये सही है जैसा कि असद भाई ने कहा कि वो एक ग्लोबल शायरी है, उसको हम नेशनल सरहदों में बांध नहीं सकते। बावजूद इसके दुनिया के हर हिस्से में इंसान का जो अनुभव है, उसके साथ जो हादसे गुजरे हैं, उन हादसों की तह तक जो शायद नहीं जा सकता, वो शायद दुनियावी शायद भी नहीं बन सकता। मैं बिल्कुल जब गालिब की ट्रेडिशन में फैज़ को देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे गालिब एक शिकस्त की आवाज़ है, वैसे ही फैज़ एक इंतज़ार की आवाज़ है, एक इंतज़ार है। उनकी ज़्यादातर नज़मों में आप देखेंगे कि इंतज़ार के बहुत सारे रूप हैं। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, बहुत मशहूर गज़ल है। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, किसी का इंतज़ार है कि वो आए तो गुलशन का कारोबार चले, क्योंकि कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। और आखिरी शेर है इसका कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। अभी कौन सा इंतज़ार है? जो कुए यार से सफ़र शुरू होता तो सीधा सुएदार फांसी के तख्ते तक पहुंच जाता है। ये खाली महबूब का इंतज़ार नहीं है, एक दूसरे वक्त का, एक नए वक्त का इंतज़ार है। आधुनिकता और आधुनिक सभ्यता, उसकी बहुत सारी आलोचना हम लोग आजकल पढ़ते रहते हैं। यूरोप की जो पूरी आधुनिक पोएट्री है, उसमें दो थीम बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक है उम्मीद का और दूसरा है निराशा का या मोहभंग का। आधुनिकता उम्मीद से भरी हुई है, इंसान ने नई ताकत हासिल की है, उसने खुदा को भी पीछे ढकेल दिया है, उसको लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। और अचानक बड़ी जंगों के ज़माने में आते आते उसे लगता है कि नहीं, वो तो बहुत कमज़ोर है। और उसके बाद से मॉडर्निस्ट जो निराशा का और नास्ता का और अवसाद का, अकेलेपन का, हताशा का साहित्य है, उम्मीद से हताशा तक, ये पूरी एक जर्नी है। ये बात भी ठीक है कि फैज़ की शायरी में उम्मीद भी है और मायूसी भी है, लेकिन इनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक इंतज़ार है। वो ना तो एक बहुत ऐसा सपने जैसा है जो अचानक आप देख के खुश हो जाएं और फिर वो टूट जाए तो आप दुखी हो जाएं, बल्कि किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार है जिसको लाने के लिए आप खुद जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस मुस्तकबिल में, भविष्य में आपको यकीन है कि उसको आना है। और वो इंतज़ार चाहे जितना लंबा होता चला जाए, चाहे वो लगे कि कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी इंतज़ार करते रहते हैं। और जब आप इंतज़ार करते रहते हैं
तो इसका मतलब होता है कि आपको यकीन है कि जिसको आना है वो जरूर आएगा। तुम आए हो, नशबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। शहर तलाश में घूम रही है, बार बार गुजर रही है, वो खत्म नहीं हो रही शब इंतजार। लेकिन फिर भी जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगर से दिल को खराबी हजार गुजरी है। शायद जितनी अज़ियतें हमने बर्दाश्त की, लेकिन वो जुनून, वो इंतजार का जुनून जो था वही मानीखेज था। उसने जिंदगी को बहुत कुछ दिया। और फिर एक शेर आता है इसमें, और ये बहुत ही अद्भुत शेर है जो मुझे बहुत परेशान करता रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। कैसे होता है ऐसी बात जिसका फसाने में जिक्र ही ना हो, उसका भला कैसे, वो बात कैसे किसी को बहुत नागवार गुजर सकती है। मैं वाकई बहुत दिनों तक परेशान था कि आखिर क्या कहना चाहते हैं फैज। और तब संयोग से विनायक सेन का मसला हमारे सामने आ गया। और विनायक सेन बेचारे डॉक्टर हैं, एम्स की और बड़ी बड़ी जगहों को छोड़ के वो चले गए जंगल में बीमारों का इलाज करने, कैदियों का इलाज करने। और वहाँ पे किसी कैदी ने, कहते हैं कि उनको एक खत दिया, और उस खत, चूंकि वो कैदी था तो उसका खत कबूल करना किसी के लिए भी जुर्म था। तो वो जेल में बंद रहे बहुत लंबे समय तक, और फिर दोबारा बंद हो गया, जिनके छूटने की कोई उम्मीद नहीं है, जैसा अब तक का मसला सामने आया। तो वो एक खत है, उस खत पहुंचाना विनायक सेन की जिंदगी का मकसद नहीं है। वो कोई डाकिया नहीं है। उनकी जिंदगी का मकसद सब जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने किसी से कुछ छुपाया नहीं है। अपने विचारों को, विचारधारा को, काम को, मकसद को, अगर उन सब चीजों के लिए उनको सजा दी जाती कि भाई तुम क्यों जाते हो जंगलों में बीमारों का इलाज करने, तुम क्यों उनके हक की आवाज उठाते हो, वो छोड़ो कि ये गलत काम है, इसके लिए सजा दी जाएगी, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप तो सजा दे रहे हो कि उन्होंने खत पहुंचाया। वो बात सारे फसाने में जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, वही बात सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। वही बात सद्दाम हुसैन को जिसने फांसी पे चढ़ाया, जिन न्यूक्लियर बमों का कहीं कोई सुराग नहीं था। सद्दाम ने बहुत सारी हिमाकतें की थी, उसके लिए फांसी दे दी जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उस बात के लिए उसका कोई जिक्र ही नहीं था। तो ये जिक्र असल में व्यक्तिगत जीवन में भी आप देखेंगे कि कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो बात चल रही है, लेकिन बात हो नहीं रही है, बात समझी नहीं जा रही है, क्योंकि भाषाएं अलग अलग हैं, जबानें अलग अलग हैं। बहस चल रही है, लेकिन बहस कम्युनिकेट इसलिए नहीं हो रही है कि दोनों दो भिन्न भाषाओं में बात कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या बहस की जा रही है, क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, हम उन सवालों को, उन बहसों को देखना ही नहीं चाहते। इस तरह से एक पूरी सदी गुजरी है। इसलिए वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और इसमें और भी उनकी बहुत सारी गज़लें हैं जिसमें कि ये इंतज़ार और उस इंतज़ार के जो मायने हैं, जो ऐतिहासिक तारीखी मायने हैं, वो कितना एक जीता जागता हुआ, कितना एक बिल्कुल स्पंदित होता हुआ इंतज़ार है। उसके रंग आपको मिलेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। तो मैं आखिर में एक और उनकी गज़ल का जिक्र करूँगा, जो उनकी बहुत आखिरी दौर की रचना है, और जिसके बारे में कहते हैं कि जब सोवियत संघ का पतन हो गया और मार्क्सवादी विचारधारा पे बहुत सारे सवाल उठा दिए गए और लगा कि दुनिया खत्म हो गई है और कोई उम्मीद नहीं बची है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तो उस समय उन्होंने ये नज़र कही थी, सुन लीजिए। और इसमें भी सब कुछ खत्म होने के बाद भी इंतज़ार बाकी है, और इंतज़ार ज़रूरी है, और इंतज़ार के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
ये बात बिल्कुल साफ है। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल, बाहों में लोहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थी। कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थीं। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो। नदिया भी वही है, नाव यही, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे, था वैदों पर विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सब भाव भर जाएंगे। इंतजार ऐसा न हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वह दिन की टोक को पा न सके और टोट के सब नाकाम गए। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितना चाहो दोष धरो। छाती तो वही है, घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। लेकिन घाव तो भरना है, ऐसा नहीं है कि घाव कभी भरेगा नहीं और छाती यूं ही दुखती रहेगी। और आखिरी बात कि आप अगर इस जबान पे ध्यान दें कि हिंदी है कि उर्दू है, जितने चाहो छान करो, जितने चाहो दोष करो। जीवन की नदिया में, दुख की नदिया में जब हमने जीवन की नाव डाली थी, ये क्या है, हिंदी है कि उर्दू है, या वो जबान है हमारी खोई हुई, भूली हुई, जिसको फिर से हासिल करने का हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। मनमोहन से को हम लोग सुनेंगे। और मैं ज़्यादा व्याख्यान देना तो मैं जानता भी नहीं हूँ, हालांकि कुछ बातें जोड़ सकता हूँ मैं, बातें हो रही। और एक तो हम लोग जब लिखना शुरू कर रहे थे तो मुझे ये याद पड़ता है कि 70 के आसपास ही फैज़ को फिर से हम लोगों ने फैज़ से एक रिश्ता हिंदी में जो लिखने वाले हैं 72-73 के आसपास फैज़ फिर से हम लोगों को याद है। वही दौर है जब वियतनाम वार चल रहा था, बॉम्बिंग हो रही थी 72 में, और जब चिली का एक घटना विकास हुआ और बड़ी हलचलें थी उस दौर में। उससे पहले कविता के ज़माने में मेरे ख्याल से जो बिल्कुल मेलोड्रामा था उसमें शायद ही याद किए गए। और ये वही ज़माना है जब कि प्रगतिशील आंदोलन का जो छूटा हुआ एक सूत्र था, फिर से उसे पकड़ने की कोशिश लोग कर रहे थे। और फिर से नागार्जुन और शमशेर और इनकी ओर हम लोग जा रहे थे, मुक्ति बोध की याद आ रही थी हम लोगों को। तो ये एक उस समय एक याद हरी हुई। और जैसे फैज़ जिस तरह से हमारे साथ हैं लगातार, और जितना गहरा असर उनका है, जितनी गहरी उपस्थिति मेरे ख्याल से पुराने प्रगतिशील आंदोलन में भी शायद फैज़ की स्मृति सबसे ज़्यादा गहरी रही है। और मेरे ख्याल से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पूरे दौर में फैज़ और मुक्ति बोध, इन दो लोगों ने जितनी नैतिक शक्ति हम लोगों को दी है, जितनी सबल नैतिक उपस्थिति है इन लोगों की,
शायद मेरी स्मृति में नहीं आता कि इस तरह का, बल्कि फैज़ ने तो एक तरह की भावनात्मक अभिव्यक्ति भी हम लोगों को समय समय पे दी है, ताकत दी है। और ख़ासकर ये जो पराजय का एक दौर है 90 के बाद, उसमें एक फिर से ताकत आई है साम्राज्यवादी बर्बरता में, उस दौर में और ज़्यादा उनकी मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती। और जैसा नूर ज़हीर साहिबा ने कहा कि अभी जो मिस्र में और वेस्ट एशिया के और मुल्कों में और जो सब कुछ चल रहा है, वो फिर से एक तरह से फिर से बार बार फैज़ याद आते हैं, बार बार हम लोग फैज़ की तरफ जाते हैं। एमरजेंसी में भी उनको काफ़ी याद किया गया और एक लगातार उनकी उपस्थिति। जो असद ने एक बात कही है, वो मैं सोचता हूँ कि मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि फैज़ जो इकबालियत से जो मुक्त हुए या बाईपास किया उन्होंने उसे बड़ी खामोशी से, उसका जिक्र किया है असद ने। तो इस संदर्भ में मुझे ये लगता है कि एक पूरी परंपरा जो हाली से शुरू होती है, हाली, चकवस्त, इकबाल, ये सारी परंपरा जो रिफॉर्मिज्म, नेशनलिज्म और यहाँ तक के जो इनकलाबी रूमानियत पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर है और हिंदी कविता पे उसके बहुत ज़्यादा असर है। दिनकर का आपने जिक्र किया, उत्तर छायावाद में और प्रगतिशील आंदोलन में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम जो उर्दू के शायर हैं, उनके कंटेम्प्रेरी मजाज, जोश और मखदूम और यहाँ तक के साहिर और दूसरे लोग, उन पर इस ट्रेडिशन का बहुत ज़्यादा असर है और ये एक तरह की लहरों पर, तरंगों पर सवार एक रहने वाली कविता है जो बिल्कुल इस समय, ऐसे समय 20वीं शताब्दी में गालिब को याद दिलाने वाले शायद अकेले फैज़ मुझे लगते हैं। फैज़ जो है वो और गालिब को याद करना बहुत आसान नहीं। आज शायद उसकी जो गूंज है उसे आप लगा सकते, कोई ऑब्जेक्टिव जगह उसकी थी शायद उस शायरी की, जिसको फैज़ ने जिस तरह रिलेट किया है। मुझे ये लगता है कि रेटरिक वाली जो कविता थी लगातार, जो संबोधित करना चाहती थी, जो जिसमें एक टेंडेंशियसनेस है और जो उद्बोधन करती है और जो एक तरह से विवरण मूलक है, बहुत ज़्यादा टॉपिकल है और पॉपुलिज्म की ओर भी जाती है, उस शायरी से बहुत अलग, जिसमें एक तरह का परफॉर्मेंस और उसमें उसकी एक समय में वैलिडिटी होती है उस कविता की और वो बाद में भी याद की जा सकती है। वो उसका भी बड़ा मूल्यवान योगदान है। मैं कोई हायरार्की नहीं उसमें काम करना चाहता, लेकिन वो कविता जो है वो एक जगह जो आशुतोष जी कह रहे थे, जो एक बहुत ज़्यादा गहरी सतह है जिसको गालिब इसीलिए याद किए जाते हैं, इसीलिए हमें अपने लगते हैं कि जो बहुत लोअर डेप्थ हैं, जो एग्जिस्टेंशियल और बहुत बुनियादी किस्म का रूपक है हमारे 200-300 साल का, जो बार बार लर्किंग, मतलब बार बार वो बड़ा प्रासंगिक है मेरे ख्याल से। वो थिएटर जो है इतिहास का, वो जो है उसमें जड़े हैं फैज़ की कविता की। शायद उनकी दो वजह मुझे लगती हैं। एक तो फैज़ की शख्सियत इस तरह की थी जिसे एक रोमांटिक मेलैंकोली आप कह सकते हैं, उदासी और एक रिनंसिएशन और एक मतलब एक तरह का मतलब कहना चाहिए कि वो एक तरह की जो छोड़ देने की और एक तरह का वैराग्य मुझे कई बार मतलब वो एक जगह लगती है। वो पुराने लोगों में वो एक अच्छाई के तौर पे मतलब मैं उसे पहचानता हूँ।
जो आशुतोष जी कह रहे थे इंतज़ार, मतलब एक जो नज़्म है बड़ी प्रसिद्ध, उसमें जो पंक्ति आती है, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते, ये बड़ा मेरे ख्याल से बड़ी कुंजी है। फैज़ जो है वो लेकिन फैज़ बड़ी बुनियादी जगह है, अपनी हिफाजत मतलब डिग्निटी की रक्षा करना जानते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत पराजय के क्षणों में वो बहुत ज़्यादा वो मैदान ना छोड़ने वाले और हार ना मानने वाले, हार में वो इस तरह के शायर हैं। और ये बात जो है, और इसके बाद वो सपना जैसे वो कभी नहीं छोड़ते, जैसे वो आप चाहे फैंटम कहें उसे, मैं नहीं समझता, वो मेरे ख्याल से इस ज़माने का बार बार वो ज़माना उसमें वो ताज़ा होगा, वो मतलब वो इतना यूटोपिया है ना वो फैंटम, वो इस समय इतिहास की अनिवार्य दिशा है जिसको उन्होंने बड़ा अपने अंतःकरण में बचा के रखा, बहुत स्वच्छ ढंग से उसे, बहुत ही प्राणवंत ढंग से उसे बचा के रखा। वो बड़ी अपनी चीज़ थी, उसी पे वो कायम थे। और मेरे ख्याल से वो जो फॉर्मेटिव पीरियड में अब जो मेरे ख्याल से बाकी जो प्रगतिशील आंदोलन है, तो उस मेरे ख्याल से सपने से ज़्यादा गहरा ताल्लुक फैज़ का सिद्ध हुआ। उसका दूसरा एलिमेंट जो मुझे लगता है, वो फैज़ का पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में, बल्कि पार्टीशन से पहले ही वो उन्होंने लगभग तस्लीम कर दिया था पाकिस्तान के ख्याल को। मैं एक पैराडॉक्स की ओर इशारा करना चाहता हूँ। जो फैज़ की जो पॉलिटिक्स, जो मतलब उनकी शायरी की राजनीति की बात नहीं कर रहा, जो फैज़ का जो एक वो रहा, मुझे लगता है कि 1947 की जनवरी में वो पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान टाइम्स को संभालने। तो और पार्टीशन में जो कत्लेआम हुआ, उसमें वो ये दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये ख्याल उन्हें आ रहा था। और 48 में गांधी की मृत्यु के बाद मुझे अभी मैंने पढ़ने का मौका मिला, पाकिस्तान टाइम्स में फैज़ का एक लेख, उसमें बड़ा लॉस की फीलिंग है। गांधी को उन्होंने बहुत ज़्यादा याद किया है, लेकिन उसमें वो पार्टीशन को प्रश्नांकित नहीं करते। वो कहते हैं कि ये माइनॉरिटी राइट के लिए वो जिस तरह से खड़े हुए गांधी, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद भी मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उसकी जो दिशा है उसमें बड़ी दिलचस्पी थी उनकी। लेकिन उसके बाद वो जो विकास हुआ पाकिस्तान में, मुझे ये लगता है कि अगर वो हिंदुस्तान में होते तो शायद उनकी शायरी का ये रूप ना होता। वो जो वहाँ जो कुछ डेवलपमेंट हुआ, और कुछ कंजंक्चर्स हैं, जैसे कि लियाकत अली खां के ज़माने में उनका 4-5 साल जेल में रहना, उसके बाद अयूब खान के मार्शल लॉ में फिर से जेल जाना, और उस समय वो ट्रेड यूनियन कर रहे थे, जर्नलिज्म कर रहे थे, जिस समय वो पकड़े गए, और पकड़े जाने का भी उन्होंने हवाला दिया है, वो जिक्र किया है। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो आर्मी के, क्योंकि वो एंटी फासिस्ट वार, पीपुल्स वार की शक्ल हो गई महायुद्ध की, तब वो आर्मी में ज्वाइन किया। उसके बाद वो निकल आए, और उसके बाद वो पाकिस्तान टाइम्स को संभालने के लिए चले गए। तो उसके बाद जो है वो आर्मी के कनेक्शन से उन्हें वो उस मीटिंग में बुलाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें 4 साल जेल में रहना पड़ा। और उन्होंने कहा बड़ी बेवकूफ़ी थी, सुबह से शाम तक वो डिस्कस करते रहे ओवरथ्रो करने के बारे में, लेकिन बाद में कोई नतीजा नहीं निकला, और ये तय हुआ कुछ नहीं करना है क्योंकि वो लीक हो जाएगी योजना। और वो मेरे ख्याल से वो एक यारी दोस्ती में शायद वो उसमें फंस गए। और अयूब खान के समय में जब पकड़े गए, तब भी वो उन्होंने कहा कि वो पुराने नेशनल मूवमेंट के दौरान के रिकॉर्ड में जो भी पुलिस के सस्पेक्ट थे सबको ढक लिया गया, सबको बिना सोचे समझे तब पकड़े गए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो एक ट्रॉमा, एक तो असद ने बिल्कुल सही कहा है कि वो नेशनलिज्म बहुत इंट्रिंसिक वो नहीं था उनका। नेशनलिज्म बड़ा, और खासकर उसने जो शक्ल ली पाकिस्तान, तो वो सेंस ऑफ शॉक था उनके। तो वो ये बिल्कुल बात सच है कि वो निर्वासन की जो मनस्थिति है, जो बिल्कुल एक बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा उनका एक हमेशा वो जो है वो कभी भी नेशनलिस्ट लैंग्वेज नहीं बोलते, और उनका जो वतन है वो हर जगह वो दिखाई देता है। हर जगह जहाँ भी या तो वो टेरिटोरियल है या वो लड़ते हुए अवाम जहाँ भी हैं, वो सब उनका वतन है। तो ये जो चीज़ है, एक यूनिवर्सलिटी और एक डीप ह्यूमनिज्म जो बहुत बदमूल था उनके व्यक्तित्व में, उसकी वजह से शायद वो जो पैराडॉक्स था पाकिस्तान का, उसको जिस तरह उन्होंने सामना किया है, और जिस तरह जेल जीवन ने एक मैं ये महसूस करता हूँ कि जो उनकी शायरी का जो बुनियादी रूपक है, बहुत उसकी बहुत घिरी हुई दुनिया है, वो बहुत फैली हुई, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे मेरे ख्याल से फैज़ के पास। और गालिब ने शायद उनकी बहुत मदद की होगी ये जो घेराव है उसमें, और वो जो कुल मिला के जो एक निर्विकल्पता है और एक कंपल्सिव किस्म का रिलेशन है अपने यथार्थ के साथ, और उसमें वो जो अपने एहसास की तर्जुमानी करते हैं गज़लों में, और वो एक तरह से वो रूपक रखते हैं पूरा नव स्वतंत्र देशों का जो भवितव्य बना, जो आज हम हिंदुस्तान में भी महसूस कर रहे हैं। तो ये मतलब एक बहुत बुनियादी सच्चाई है कि जो जनवाद की स्थिति इन नए स्वतंत्र देशों में हुई, कुल मिला के जनवाद का प्रश्न जो है वो बिल्कुल ही इस समय बिल्कुल हिस्टोरिकल एजेंडा जो है वो बार वो अवरुद्ध जो विकास है, और जो बाकायदा निरंकुशता में बार वो कुचला जाता है, बार जो है एक ऑथोरिटी स्ट्रक्चरिंग होती है। तो ये कुल मिला के ये जो पाकिस्तान का अनुभव है, वो मेरे ख्याल से समय वो जो प्रातिनिधिकता पैदा हुई है फैज़ की शायरी में, वो शायद इस वजह से पैदा हुई है कि वो बहुत बुनियादी इस समय की सच्चाई है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो आज़ादी के बाद के वर्षों में 50s में और 15-20 साल तक जो प्रगतिशील आंदोलन पीछे गया, वो उस आइसोलेशन के दौर में फैज़ क्या लिख रहे थे आप ये देखें। उस समय जबकि जो आखिरी शब्द के हम सफ़र मैंने लिखा है, वो मतलब अपना सफ़र ख़त्म करके सुस्ता रहे थे, जगह जगह वो कहीं निकल गए थे, रह गई किस तरफ सवा सुबह किधर निकल गई, है ना, या ये रस्म ये दार करोगे क्या, 50 इस तरह की नज़ीरें हैं उनके उसमें मिल जाएंगी आपको। तो एक हताशा जो है उसके बीच में, और ख़ासकर पाकिस्तान में यहाँ बहुत ज़्यादा एक तरह का झूठी उम्मीदें और तसल्लियाँ हिंदुस्तान में प्रोग्रेसिव मूवमेंट का एप्रोप्रिएशन एक तरह का वो हुआ। उसमें यहाँ की जो डेमोक्रेसी का लिमिटेड जो ग्रोथ थी 15-20 साल, उसने बड़ी भूमिका अदा की, और उसमें वो बिल्कुल विस्मित हो गया। उस समय जो है फैज़ जो है उसको यानी मेरे ख्याल से उनकी कंसिस्टेंसी और उनका कन्विक्शन और उनकी जो गहराई है उसकी, वो वही उन्हें ज़्यादा यादगार शायर बनाती है। और ये इंटरनेशनलिज्म जो है उनका, वो मैंने लिखा है इसमें कि उसका जो एसिड टेस्ट है वो ये है कि आपका मुल्क अगर जंग में चला जाता है, किसी इरेशनल जंग में, तो आप किस तरह पेश आते हैं। तो असद ने बताया है कि वो किस तरह से उस समय को उन्होंने निकाला,
और किस तरह से की व्यथा उनके मन में थी। और हिंदुस्तान के बारे में ये नहीं कहा जाता। जो हिंदुस्तान और चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें मुझे याद है हकीकत फिल्म बनी थी, और मतलब उसमें क्या गाने थे कि भाई वो मतलब ये जो है वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, और वो सारी चीज़ें और बाकी और भी चीज़ें। मतलब हम देखते हैं कि ये जो है इस तरह की प्रेशर्स को उन्होंने रजिस्ट किया, एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से आगे के दिनों में फैज़ जो है हमारे साथ रहेंगे। ये मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा गहरे तरीके से साथ रहेंगे। इतनी सी बातें मैं कह के अपनी जगह देता हूँ।